हम लोग पेपर हल कर रहे थे जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे मॉडल पेपर 2 हल कर रहे थे, जिसका पार्ट 1 हो चुका था। पार्ट 2 हम लोग हल करेंगे। इसमें देखिए कुछ प्रश्न पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के दो दो उपयोग लिखिए। यानी कि ये जो 2 पॉइंट आपके दिए गए हैं, धावन सोडा, वाशिंग सोडा, धावन सोडा को हम बोलते हैं वाशिंग सोडा, और यहाँ पर दिया गया दूसरा व्यंजक चूड़। आपको प्रश्न में दिया गया है कि धावन सोडा और व्यंजक चूड़ का दो दो खाली उपयोग लिखना है, लेकिन हम जब भी पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे, बनाने की विधि पढ़ेंगे, उपयोग पढ़ेंगे, रासायनिक गुण पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए पूछा गया कि धावन सोडा का उपयोग पढ़ना है। तो पहले हम जानते हैं धावन सोडा होता क्या है। इसी को हम कहते हैं वाशिंग सोडा भी। धावन सोडा को हम क्या कहते हैं, वाशिंग सोडा कहते हैं। इससे इसका उपयोग क्या करते हैं, कपड़ा धोने में, सब लोगों को पता है कपड़ा धोने में इसका उपयोग करते हैं धावन सोडा का। सबसे पहले जानते हैं सूत्र क्या होता है इसका। तो इसका सूत्र होता है Na2CO3 Na2CO3 इंटू 10H2O ये सूत्र होता है धावन सोडा का। Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। इसका रासायनिक नाम पूछेगा आपसे कि धावन सोडा का चाहे वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट बता रखिएगा। क्योंकि जब बनता है तो उसमें बनते समय जल की मात्रा होती है, लेकिन जब उसको क्रिस्टलीकृत करते हैं, यानी कि कणों के रूप में करते हैं, तो वो उसमें से जो जल होता है वो उड़ जाता है, यानी कि वाष्पित हो जाता है। यानी सूत्र केवल मुख्य रूप से क्या होगा इसका, Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब आज देखते हैं बनाने की विधि हम लोग कैसे इसको बनाएंगे। तो हम लेते हैं कास्टिक सोडा यानी कि NaOH कास्टिक सोडा हो गया, कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। और हम क्या करेंगे, इसमें CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, CO2 गैस प्रवाहित करते हैं। इसको 2 मोल लेना पड़ेगा हमको। क्यों लेना पड़ेगा 2 मोल, क्योंकि सोडियम को कितना चाहिए, इसमें 2 चाहिए। यहाँ पर सोडियम कितना है, खाली 1 ठो है, तो हमको 2 मोल चाहिए। आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है। जब भी पूछे आपसे कि धावन सोडा बनाने की विधि का वर्णन करें, तो हम 2 ठो विधि बता रहे हैं। पहला किसके द्वारा, ये कास्टिक सोडा द्वारा, और दूसरी विधि बता रहे हैं आप लोगों को सोडियम बाइकार्बोनेट द्वारा, NaHCO3। ये क्या है, धावन सोडा, ये जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट किसका सूत्र होता है, तो ये बेकिंग सोडा का सूत्र होता है, यानी खानवा सोडा का सूत्र होता है। यानी कि हम बनाएंगे बेकिंग सोडा से धावन सोडा। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बेकिंग सोडा से हम बना रहे हैं धावन सोडा। ये बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा है। ठीक है, इसको भी 2 मोल लेंगे, क्योंकि आप सोडियम को कितना चाहिए, 2 मोल चाहिए सोडियम, और बस सीधे हीट कर देंगे इसको। तो कुछ नहीं करना है। जब भी आपको प्रश्न पूछे कि धावन सोडा बनाने की विधि का वर्णन करिए, तो बस आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या हमको लेना है बनाने के लिए, बाकी उधर तो वही बनेगा। ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे कि जो बनेगा उसको हम क्या करेंगे, सीधे पहले बना लेंगे, फिर समीकरण को बैलेंस कर लेंगे। तो हमको बनाना क्या है, हम पढ़ रहे हैं धावन सोडा बनाने की विधि, तो धावन सोडा ही बनेगा। यानी क्या बनेगा, Na2CO3 बनेगा। क्या बनेगा, Na2CO3 बनेगा। बाकी समीकरण को हम क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। तो Na कितना यहाँ पर है, 2 ठो है, 2 ठो Na हो गया, बराबर हो गया। अब देखते हैं H कितना है, तो H कितना हमारे पास है, 2 ठो है। इधर H हमारे पास एक भी नहीं है, तो यहाँ पर H ले लें, 2 ठो बचा हुआ है। अब देखिए O कितना है, देखिए हम लोग O कितना है, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, कुल मिला कितना है, 4 गो है। 4 में से हमने 3 यहाँ उपयोग कर लिया, तो बचा हुआ रहा कितना, 1 ठो। ठीक, कार्बन कितना है, 1 है, कार्बन कितना 1 है, बराबर है। बस समीकरण को बैलेंस कर लेंगे। इसमें भी वही काम करेंगे, सेम वही काम। क्या करना है, हमको पता है कि हमको बनाना क्या है, धावन सोडा। सूत्र हमको पता है कि यही होता है, सीधे हम बना लेंगे। क्या बनाएंगे, Na2CO3, और समीकरण को बैलेंस कर लेंगे। समीकरण को इस तरह से बैलेंस कर लेंगे। तो देखते हैं हम लोग हैं, तो सोडियम कितना हमारे पास है, 2 गो, सोडियम 2 गो बराबर हो गया। C कितना हमारे पास है, 2 गो, इधर C कितना हमारे पास, 1 गो है, यानी कि 8 हमारे पास C बचा हुआ है। ठीक है, 2 ठो C हमारे पास है, और 2 ठो C में से हम 1 ठो C उपयोग कर लिए हैं, तो यहाँ पर 1 ठो C बचा हुआ है। ठीक, अब देखिए H कितना हमारे पास है, 2 ठो है। ठीक, इधर H हमने उपयोग नहीं किया है, यानी 2 ठो H हमारे पास अभी भी है, 2 ठो H हमारे पास अभी भी है। अब O कितना है देखते हैं हम लोग हैं, देखिए Na हो गया, H हो गया, C हो गया। अब O देखते हैं कितना है, तो 3 दुना के 6 ठो है। देखिए इधर 3 दुना के 6 ठो है, तो 3 दुना के 6 ठो है, तो यहाँ पर देखिए 3 बचा, कितना अभी 3 बच रहा है। 3 ठो उपयोग किए, बचा कितना, 3 ठो बच रहा है। तो यहाँ पर 2 ठो कर लीजिए, और 1 ठो यहाँ पर कर लीजिए, जल बनेगा और CO2 बनेगा। तो इस प्रकार हम बना पाएंगे आसानी से धावन सोडा या वाशिंग सोडा। सूत्र क्या होता है, Na2CO3 होता है। ठीक है, रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट होता है। ये बनाने की विधि हो गया। कैसे प्राप्त करेंगे, बेकिंग सोडा से धावन सोडा, तो हम बना लेंगे सीधे सीधे कास्टिक सोडा से धावन सोडा। ये कास्टिक सोडा से धावन सोडा, और यहाँ पर बेकिंग सोडा से, अच्छा सोडियम बाइकार्बोनेट से
धावन सोडा, ठीक है, या फिर सोडियम कार्बोनेट। तो इस तरह से आप लोग हल कर लेंगे। अब प्रश्न का उत्तर क्या होगा, यहाँ से पूछा गया कि निम्नलिखित के 2 उपयोग लिखिए, तो खाली उपयोग हमको लिखना यहाँ पर था। पहला उपयोग कहाँ पर होता है, सब लोग जानते हैं, कपड़ा धोने में, कपड़ा कचारने में। दूसरा उपयोग कहाँ पर होता है, आग बुझाने वाले यंत्रों में, जो यंत्र होते हैं आग बुझाने के लिए, उन यंत्रों में इसका उपयोग होता है। और तीसरा उपयोग कहाँ होता है, पेंट और रंजक के निर्माण में। पेंट जो होता है पुताई के लिए उपयोग करते हैं पेंट, और यहाँ पर रंजक में डाई होता है, यानी कि जिसका उपयोग करते हैं बाल को रंगने के लिए, उसमें इसका उपयोग करते हैं। तो पेंट एवं रंजक बनाने में इसका उपयोग होता है। और चौथा उपयोग कहाँ पर होता है, कठोर जल को मृदु बनाने में, जो कठोर जल होता है उसको पीने लायक बनाने में इसका उपयोग करते हैं। तो इसका उत्तर आपका बस इतना ही था इस वाले में, है ना। 2 उपयोग, तो 2 उपयोग इसमें थे, हम 4 उपयोग बता दिए। अब चलते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा विरंजक चूड़। विरंजक चूड़ क्या होता है, इसका सूत्र देखें हम लोग, तो इसका सूत्र होता है CaOCl2। क्या होता है, CaOCl2 सूत्र होता है। इसी को हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर भी। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका रासायनिक नाम क्या होगा, पूछेगा रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको बनाएंगे कैसे हम लोग, तो सीधे हम क्या करेंगे, बुझा चुना लेंगे, CaOH का ट्वाइस बुझा चुना लेंगे, और इस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित कर देंगे। क्या करेंगे, क्लोरीन गैस प्रवाहित कर देंगे। और आप जानते हैं, आप खुद पहले से पता है कि हमको अब बनेगा क्या, विरंजक चूड़ बनेगा। सीधे बना लीजिए और समीकरण को बैलेंस कर लीजिए। तो क्या बनेगा, CaOCl2 हम बना लेते हैं, समीकरण को बैलेंस कर लेते हैं। C कितना, एक C एक हुआ, कैल्शियम एक हुआ, बराबर है। अब देखिए H कितना हमारे पास है, देखिए 2 ठो है, इधर H हमने उपयोग किया नहीं, यानी कि 2 ठो हमारे पास क्या हुआ है, बचा हुआ है, गिरवी रखा हुआ है। फिर देखिए हम लोग O यहाँ पर है 2 गो, इधर कितना है, 8 उपयोग हो गया, 8 बचा हुआ है। Cl कितना है, 2 ठो, Cl कितना है, 2 ठो, बराबर है, ठीक है। तो इस तरह से हम बना लेंगे, विरंजक चूड़ बनाने की विधि भी हो जाएगा। और पूछ देगा रासायनिक गुण, इसका पूछ देगा, इसका रासायनिक गुण पूछेगा, जिसका रासायनिक गुण पूछेगा तो हम क्या करेंगे, जब पूछेगा रासायनिक गुण से रासायनिक अभिक्रिया पूछ देगा, तो जो तीर के उस साइड है उसको हम तीर के इस साइड कर देंगे, और जो तीर के इस साइड है उतना भाग क्या कर देंगे, तीर के उस साइड कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा रासायनिक गुण। यहाँ पर भी वैसे सेम काम करेंगे हम लोग, कि जो तीर के इस साइड है बाद में है उसको पहले कर देंगे, और जो तीर के पहले है वो तीर के बाद में कर देंगे, ठीक है। सब में वही काम करेंगे, इसमें भी वही। इसका उपयोग पूछा गया विरंजक चूड़ का, तो देखिए कीटाणुनाशक के रूप में उपयोग करते हैं। ऊन को सिकुड़न रहित बनाने में, जो ऊन होता है कपड़ा स्वेटर बुनने वाला, उस ऊन को सिकुड़न रहित बनाने में, सिकुड़न न हो, सिकुड़े नहीं, ऐसा बनाने में। फिर चीनी को साफ करने में। 2 उपयोग पूछा गया था, हमने लिख दिए 3 उपयोग। ये पूरा प्रश्न आपका खत्म हो चुका है। बस आपका उत्तर क्या था, उत्तर आपका ये वाला पॉइंट था और ये वाला पॉइंट था, बस, ठीक है। अब आते हैं बेकिंग सोडा पर भी आ जाए हम लोग, कि बेकिंग सोडा क्या होता है या खाने वाला सोडा क्या होता है। तो बेकिंग सोडा पर हम बात करें, तो बेकिंग सोडा जो होता है इसका सूत्र क्या होता है, तो ये बताया हमने आपको, NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट जो होता है, इसी को हम कहते हैं बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा, सोडियम बाई कार्बोनेट। रासायनिक नाम हो गया सोडियम बाई कार्बोनेट, और सूत्र हो गया NaHCO3। इसका निर्माण कैसे करेंगे, हम तो बताया आपको कि देखिए यहाँ पर हम बना रहे हैं, ये बेकिंग सोडा हमको यही बनाना है ना, यही बनाना हमको है। तो जो तीर की साइड उसको इधर कर देंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, Na2CO3, यानी कि धावन सोडा। क्या बन गया, ये धावन सोडा है। धावन सोडा लेंगे हम लोग, और धावन सोडा को हम हल्का सा जल में घोल देंगे, यानी धावन सोडा का जलीय विलयन ले लिया हम लोग, जल में घोल लिए, तो धावन सोडा का जलीय विलयन ले लिया है। और इसमें हम क्या किए कि CO2 गैस प्रवाहित किए। तो जब धावन सोडा के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, और जैसे ही प्रवाहित करेंगे तो क्या बनेगा, हमारा जो बना है वही बनेगा, यानी कि NaHCO3 बनेगा, सोडियम बाई कार्बोनेट बनेगा, ठीक है। तो Na2CO3 प्लस H2O, यानी कि ये दो जो है धावन सोडा है, धावन सोडा है, इसमें हम थोड़ा सा जल मिला दिए, तो धावन सोडा का बन गया जलीय विलयन। और धावन सोडा के, यानी कि धावन सोडा के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। जब हल करेंगे इसको हम लोग, तो हमको पता है वही सिस्टम को वही करेगा। समीकरण को बैलेंस कर लेंगे। सोडियम यहाँ कितना है, 2 ठो, इधर कितना सोडियम है, 1 ठो है, हम 2 से गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो सोडियम भी 2 ठो हो जाएगा। H कितना, कुल मिलाकर 2 ठो है, देखिए H कितना है, 2 ठो है। C कितना हमारे पास है, 1 ठो यहाँ पर, 1 ठो यहाँ पर, कुल मिलाकर 2 ठो है। इधर भी कितना हमारे पास हो गया, C 2 ठो हो गया, बराबर है। अब देखिए O कितना है, 3 गो, यहाँ 4 गो, 3 गो और 1 गो, 4 गो, 4 2 6 गो, यहाँ पर देखिए 3 ना के 6 ठो, सब बराबर है। तो हमने क्या किया, बस इसी समीकरण को हमने पलट दिया, जो इधर था इसको इस साइड कर दिया, और जो इतना इधर था इधर कर दिया, सब बराबर हो गया, समझ में आ रहा है। तो धावन सोडा का यहाँ देखिए, तो ये हो गया धावन सोडा से
बेकिंग सोडा, और यहाँ पर क्या था, बेकिंग सोडा से धावन सोडा। कैसे प्राप्त करेंगे, समीकरण दीजिए, तो दोनों में हो सकता है आपसे। इसका उपयोग पूछा कि इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो जितना भी सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक वाटर आता है उसमें इसका उपयोग करते हैं। साथ ही साथ जो डबल रोटी बनती है उसमें इसका उपयोग करते हैं। पेट की अम्लता दूर करने में इसका उपयोग करते हैं। कीटाणु रहित बनाने में, जल को कीटाणु रहित बनाने में इसका उपयोग करते हैं। इस तरह से बहुत सारा इसका भी उपयोग होता है। हमको दो ही उपयोग पढ़ना होता था, 3 उपयोग हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। चलिए, तो हमको पढ़ना था इतना ही, लेकिन हम लोग 3 पढ़ लिए। अब इसमें से कोई प्रश्न पूछेगा आपसे, कोई प्रश्न अगर आए तो छोड़ना नहीं है पेपर में आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि यहाँ से कि एल्कोहल और अम्ल के मध्य अभिक्रिया क्या पूछा गया संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को उदाहरण सही समझाइए। तो आप पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। संतृप्त मतलब होता है कि वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में केवल एकल बंध होता है उसे हम बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक। और वे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में 2 अथवा त्रिबंध होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक, जिसमें एल्केन एग्जाम्पल हुआ करते थे। तो इसको हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया कि एल्कोहल एवं अम्ल के मध्य अभिक्रिया क्या कहलाती है, समीकरण दीजिए। तो एल्कोहल और अम्ल के मध्य अभिक्रिया क्या कहलाती है, समीकरण दीजिए। पूछा गया 2 नंबर में। तो हम लेते हैं कोई भी एल्कोहल, जैसे मान लीजिए कि एल्कोहल लेना है पहले। क्या पूछा गया है, एल्कोहल और अम्ल के मध्य अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो देखिए एल्कोहल लेते हैं हम लोग, यानी कि C2H5OH ले लिए, क्या हो गया, एल्कोहल यानी कि एथेनॉल हो गया। और यहाँ पर अम्ल लेते हैं, यानी कि CH3COOH यानी कि एसिटिक अम्ल हो गया। ये हो गया एल्कोहल, एथेनॉल। एल्कोहल में एथेनॉल ले लिए हम लोग, एल्कोहल में एथेनॉल ले लिए, या एथिल एल्कोहल ले लिए, ठीक है, एथिल एल्कोहल ले लिए। और इस यहाँ पर क्या ले लिए हम लोग, एसिटिक अम्ल लिए। अम्ल में क्या ले लिए, एसिटिक अम्ल ले लिए, एसिटिक अम्ल। आपसे प्रश्न पूछा गया कि एथेनॉल यानी कि एल्कोहल और अम्ल के बीच अभिक्रिया क्या कहलाती है, समीकरण दीजिए। तो देखिए जब क्रिया कराएंगे यहाँ से तो क्या निकल रहा है, H, यहाँ से H2O निकलेगा, ठीक, देख लीजिए यहाँ से H2O निकल जाएगा और हाई जाकर वहाँ से वैलेंसी पूरा कराएगा। जब वैलेंसी पूरा कराएगा तो पहले से क्या मौजूद है हमारे पास, क्या बचा हुआ है, तो CH3COOH बचा हुआ है, CH3COO बचा हुआ है, CH3COO बचा हुआ है। और यह जगह वैलेंसी पूरा करा है, यानी कि C2H5 वैलेंसी पूरा करा रहा है। अब आगे क्या निकल रहा है, H2O यानी कि जल बाहर निकल रहा है। ये क्या बन रहा है, यहाँ पर ये जो बना है इसको बोलते हैं एथिल एसीटेट। ये क्या है, एस्टर है। एथिल क्या है, एस्टर है। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि जब एथेनॉल और यानी कि जब एल्कोहल और अम्ल क्रिया कर रहे हैं तो एस्टर बन रहा है। और इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, जहाँ पर भी एस्टर का निर्माण होता है उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, एस्टरीकरण अभिक्रिया। समीकरण भी हो गया, उत्तर भी हो गया। एस्टरीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो बता सकते हैं कि जब एल्कोहल और अम्ल क्रिया करते हैं आपस में तो एस्टर का निर्माण होता है। इस क्रिया को एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर 2 नंबर का पूछा गया था आपसे, ये कि एथेनॉल यानी एल्कोहल और अम्ल के बीच अभिक्रिया क्या कहलाती है, समीकरण दीजिए। आपका उत्तर हो गया। आप कह सकते हैं कि एल्कोहल और अम्ल के बीच से जो अभिक्रिया होती है उसको एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें एस्टर का निर्माण होता है, ठीक है। और ये रिएक्शन हो गया। अब से ही पूछा गया कि एथेनॉल और एस्टिक अम्ल क्रिया का समीकरण दीजिए, चाहे क्या होता है जब एथेनॉल क्रिया एस्टिक अम्ल से कराते हैं। बहुत घुमा फिरा पूछता है, बस मेन पॉइंट हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि यहाँ से कि केवल रसायन समीकरण देना है। कह रहा है कि एथिल अल्कोहल सोडियम के साथ क्रिया करता है, तो समीकरण दीजिए। तो देखते हैं हम लोग हैं कि एथिल अल्कोहल सोडियम के साथ क्रिया करेगा। पूछा क्या है 2 नंबर में, एथिल अल्कोहल मतलब कि C2H5 और OH, ठीक है। क्या बन गया, एथिल अल्कोहल किससे क्रिया करता है, सोडियम के साथ। कह रहा है सोडियम से क्रिया करता है तो क्या होता है, ये पूछा गया। केवल समीकरण देना आपका 2 नंबर में पूछा गया, बिल्कुल आसान है। 1 नंबर में पूछा गया है कि एथिल अल्कोहल हो गया और ये क्या हो गया, सोडियम हो गया। अब क्रिया कराएंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए सोडियम जो है प्रबल धातु है, तो क्या करेगा, इस H को खाली हटा देगा, कुछ नहीं करेगा। विस्थापन अभिक्रिया है, सोडियम जाएगा और H को हटाएगा, लेकिन यहाँ पर जो H होता है निकलेगा तो हमेशा H निकलता है H2 के रूप में। और यहाँ पर निकल कितना रहा है, खाली एगो निकल रहा है, निकलता है 2 के रूप में। और यहाँ पर है कितना, खाली एगो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से गुणा करें ताकि 2 हो जाए। जब 2 हो जाएगा तो निकालने के लिए भी क्या चाहिए, 2 लोग चाहिए।
यानी कि 2 सोडियम चाहिए। क्यों? क्योंकि H पर भी एक प्लस होता है और Na पर भी एक ही प्लस होता है, लेकिन दोनों प्लस प्लस जब रहेंगे तो ढकेल ऊपर होती है। ठीक है, तो ये जाके इसको ढकेलेगा, यानी हट जाएगा, इसको हटाएगा, जाकर ढकेल देगा इसको H को। तो यहाँ पर प्लस प्लस बराबर है तो बराबरी में लड़ने वाले भी चाहिए। तो ये दो ठो Na हो गया और 2 ठो यहाँ से क्या हो गया, H हो गया। ये जाकर क्या करेगा, सोडियम दोनों 2 सोडियम जाकर दोनों H को हटा देंगे और वहाँ पर अपने बैठ जाएंगे। तो यहाँ से क्या बच रहा है, 2C2H5 बच रहा है और O बच रहा है। जब H हटा देगा तो जब H हट जाएगा सोडियम यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। देखिए सोडियम कितना हो गया, 2 ठो हो गया बराबर, और यहाँ से H क्या है, निकल रहा है, 2 ठो H है ना यहाँ पर, देखिए 2 ठो H है, तो दोनों H किस रूप में निकलेगा, H2 के रूप में। यानी क्या बन जाएगा, सोडियम एथेनोएट। क्या बन जाएगा, सोडियम एथेनोएट। यानी कि एथनॉल क्रिया का समीकरण ये देना था, एक नंबर मिल गया आपको। नेक्स्ट पूछा गया है कि मेथेन क्लोरीन से क्रिया करता है। मेथेन मतलब होता है कि CH4 क्रिया करता है किसके साथ, क्लोरीन के साथ क्रिया करता है। तो क्या होता है, समीकरण देना है। ये अभिक्रिया जब भी होती है तो प्रकाश की उपस्थिति में होती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। इसको हम तोड़ कर दिखाते हैं। CH4 को हम बोलते हैं मेथेन। CH4 जो होता है सूत्र होता है मेथेन का, CH4 मेथेन का सूत्र होता है, ये मेथेन हो गया। और यहाँ से ले रहे हैं हम लोग Cl2 यानी कि Cl क्रिया कराते हैं। जब क्रिया कराएंगे यहाँ से देखिए H और Cl निकल जाएंगे बाहर, HCl क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से HCl बाहर निकाल लेते हैं हम लोग हैं, क्योंकि ये प्लस होता है H पर, Cl पर माइनस होता है, निकल जाएगा बाहर। और हाई Cl आकर इसकी वैलेंसी पूरा कराएगा यहाँ पर जुड़ करके। यानी बच क्या रहा है, C के साथ 3 H बच रहा है, 3 H पहले से बचा हुआ है और एगो Cl आ रहा है। यानी कि C के साथ 3 H बच रहा है और एगो Cl आ रहा है, यानी हो जाएगा आपका क्लोरोमेथेन या मेथिल क्लोराइड। ठीक है, बस समीकरण देना था आपको, 2 नंबर मिल चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न ये पूछा गया है, देखते हैं हम लोग हैं। अगला प्रश्न ये पूछा गया है, अगला प्रश्न पूछा है कि एसिटिक अम्ल के 2 रासायनिक गुणधर्मों का समीकरण लिखिए। आपसे प्रश्न पूछा गया 2 नंबर में, कह रहा है कि एसिटिक अम्ल के 2 रासायनिक गुणधर्मों को लिखिए। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछे, किसी का रासायनिक गुणधर्म पूछे, तो उसकी अन्य पदार्थ से क्रिया करने का समीकरण आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया कि एसिटिक अम्ल के 2 रासायनिक गुणधर्मों का समीकरण लिखिए। तो हम किसी से क्रिया करा सकते हैं, हम अभी करा चुके हैं, हम अभी करा चुके हैं। कौन सा, हम लिए एसिटिक अम्ल यानी कि CH3COOH, और अभी हम लोग क्रिया कराएं किसके साथ, C2H5OH के साथ, एथनॉल के साथ। तो आप देख पा रहे थे कि यहाँ से जल निकल रहा था, C2H5 यहीं पर आकर जुड़ा था। एस्टरीकरण या जो है इसी का गुण है, यानी एथनॉल का भी गुण है और ये एसिटिक अम्ल का भी गुण है, दोनों का गुण है। ठीक है, तो हम लोग को यही मिल गया। और दूसरा से क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड क्या करेंगे हम लोग, और सारे विक्रिया हो सकते हैं। यहाँ पर CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल ले लीजिए, और यहाँ से ले लीजिए NaOH, कास्टिक सोडा ले लीजिए, कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया। यानी ये भी पूछता है कि क्या होता है जब एसिटिक अम्ल क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, समीकरण दीजिए। कुछ नहीं करना है, समीकरण आपको मिल चुका है। यहाँ से देखिए H2O निकल रहा है, H2O निकल रहा है, H2O, और जब H2O निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, सोडियम आकर यहाँ पर क्या करेगा, वैलेंसी पूरा कराएगा। यानी क्या बन जाएगा, CH3COO, और यहाँ पर क्या आ रहा है, Na आ रहा है। तो CH3COO बनेगा, इधर CH3COO बनेगा, सोडियम एसीटेट बन जाएगा। और यहाँ से H2O निकल रहा है बाहर, H2O बाहर निकलेगा, यानी सोडियम एसीटेट और यहाँ पर H2O। ठीक है, तो 2 अभिक्रिया पूछा गया आपसे, 2 हो गया हमारे पास, एक एस्टरीकरण अभिक्रिया हो गया और यहाँ से कास्टिक सोडा के साथ क्रिया हो गया। ठीक है, जब भी पूछे आपसे किसी पदार्थ की रासायनिक अभिक्रिया, अगर रासायनिक गुणधर्म पूछे, तो हम उस पदार्थ की अन्य पदार्थ से क्रिया कराकर देखेंगे क्या होता है। ठीक है, वही समीकरण होता है। ये पूरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। 1 नंबर में पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। देखिए यहाँ से हम लिखते हैं आधुनिक आवर्त नियम। ठीक है, आधुनिक आवर्त नियम देखते हैं हम लोग हैं कि क्या होता है। पूछा गया है आधुनिक आवर्त नियम, तो हम लोग देखते हैं तीनों। आधुनिक आवर्त नियम पढ़ लेते हैं, और यहाँ से हम लोग पढ़ लेते हैं मूल आवर्त नियम, है ना, मूल आवर्त नियम, मूल आवर्त नियम। ठीक है, तो जो आधुनिक आवर्त नियम है, आधुनिक आवर्त नियम जो होता है वही संशोधित आवर्त नियम है। क्या है, संशोधित आवर्त नियम है। तो जो आधुनिक आवर्त नियम होता है, संशोधित आवर्त नियम यही कहलाता है, और जो मूल आवर्त नियम होता है यही मेंडलीव का आवर्त नियम कहलाता है। मेंडलीव का आवर्त सारणी का जो नियम था वही कहलाता है मूल आवर्त नियम, और जो संशोधित आवर्त सारणी बनाई गई थी या आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई थी, उसका नियम क्या कहलाता है, आधुनिक आवर्त नियम कहलाता है। तो जो आधुनिक आवर्त नियम है, इसको दिया था किसने, मोसले ने दिया था। और मूल आवर्त नियम किसने दिया था, तो मेंडलीव ने दिया था। किसने दिया था, मेंडलीव ने दिया था। ठीक है, मेंडलीव ने दिया था। इनका आधार क्या था, आधुनिक आवर्त नियम का आधार क्या था, तो परमाणु क्रमांक था, परमाणु
क्रमांक था, परमाणु क्रमांक। इनका आधार क्या था? परमाणु क्रमांक। इनका आधार क्या था? तो परमाणु भार था, परमाणु भार था। तो मूल आवर्त नियम जो था या मेंडलीव का आवर्त जो नियम था उनका मूल आधार क्या था? तो परमाणु भार, यानी परमाणु भार को ध्यान में रखकर वो आवर्त सारणी बनाए थे। और जो आधुनिक आवर्त नियम था वो मोजले ने दिया था और इनका आधार क्या था? तो परमाणु क्रमांक था, यानी कि परमाणु क्रमांक को ध्यान में रखकर वो आवर्त सारणी बनाए थे। ठीक है, यहाँ से तो हम नियम पे चलते हैं। ये तो हम सिंपल बेसिक चीज़ें हम जानकारी हासिल कर रहे थे। अब चलते हैं आधुनिक आवर्त नियम क्या होता है और मूल आवर्त नियम क्या होता है। तो पहले हम जानते हैं मूल आवर्त नियम या मेंडलीव का आवर्त नियम। तो इसमें देखिए हम लोग, तो मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार चाहे मूल आवर्त नियम के अनुसार, है ना, कैसे लिखेंगे आप परीक्षा में? तो मूल आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। पहले इसको हम बता रहे हैं, है ना। यानी कि मूल आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखने पर या व्यवस्थित करने पर एक नियमित अंतर से तत्वों के गुणों की पुनरावृत्ति होती है। बस यही नियम है। अब जो ये नियम है वही नियम इनका भी है, बस फ़र्क क्या है कि जहाँ पर वो उपयोग किए थे परमाणु भार का ये उपयोग किए थे, वहाँ पर बस इनका क्या करना है? परमाणु क्रमांक कर देना है। यानी कि ये कह रहे हैं कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, और ये कहते हैं कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। बस इतना ही का अंतर है। ठीक है, यानी कि ये कहते हैं कि परमाणु भार को अध्ययन कर लेंगे तो हम पूरा गुण जान जाएंगे। ये कहते हैं कि नहीं, परमाणु क्रमांक के बारे में अध्ययन कर लेंगे उसके तत्व के तो हम उसका पूरा गुण जान जाएंगे। यानी कि इनका नियम क्या हो गया? मूल आवर्त नियम क्या हो गया? कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात कि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर जो गुण होते हैं उन गुणों की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, और ये कहते हैं आधुनिक आवर्त नियम क्या है? हमको हमारा उत्तर बस यहाँ से हम इसका उत्तर दे रहे हैं। जो प्रश्न पूछा गया कि आधुनिक आवर्त नियम से आप क्या समझते हैं एक नंबर में, उसका उत्तर क्या हो जाएगा कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में रखने पर एक नियमित अंतर से तत्वों के गुणों की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, बस इतना आपका उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है भर्जन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से समझाइए। तो इसका वीडियो हम बना चुके हैं। भर्जन का मतलब होता है कि जो सांद्रित अयस्क है, सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं। यानी कि जब वायु की उपस्थिति में हम गर्म करेंगे गलनांक से कम ताप पर तो वो भर्जन कहलाएगी, और जब वायु की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे वही क्रिया कराएंगे तो निस्तापन कही जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया आपसे कि खाने वाले सोडे के निर्माण की विधि का समीकरण लिखिए। तो इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, खाना सोडा कैसे बनाते हैं इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े यहाँ पर। नेक्स्ट पूछा गया है कि पीएच मान क्या होता है। तो पीएच मान भी आप लोग पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। देख लेते हैं पीएच मान क्या होता है। तो बताया था हमने आप लोगों को यहाँ से देखिए, यहाँ से पीएच मान पूछे आपसे या पीएच मूल्य पूछे, दोनों पूछा सकता है। तो पीएच मूल्य ही पूछा गया है कि पीएच मूल्य क्या होता है, पीएच मान क्या होता है। तो हमको बताया, सूत्र आपको बताया था हमने आप लोगों को बिल्कुल सिंपल कि माइनस log 10 होता है और यहाँ से H प्लस सांद्रता होता है। यानी कि हाइड्रोजन आयन सांद्रता के कोष्टक दिखाता है सांद्रता को। हाइड्रोजन आयन यानी किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लवगणक को उसका पीएच मूल्य या पीएच मान कहते हैं। परिभाषा हो गया यहाँ से पीएच मान का कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लवगणक को उसका पीएच मूल्य या पीएच मान कहते हैं। ठीक है, ऋणात्मक लवगणक हो गया और हाइड्रोजन आयन सांद्रता हो गई। तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लवगणक को पीएच मान कहते हैं। अब पूछा गया पीएच मूल्य अगर 8 है तो उसकी प्रकृति क्या होगी, उसी में पूछ गया 2 नंबर में। पहले पूछा पीएच मूल्य क्या होता है, फिर पूछा है कि पीएच मूल्य 8 वाले विलयन की प्रकृति क्या होगी। तो आपको बताया था कि जब पीएच मान 7 होगा तो उदासीन प्रकृति का होगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी, उदासीन होगी। अगर पीएच मान 7 से कम है तो उसकी प्रकृति अम्लीय होगी, अगर 7 से अधिक है तो उसका प्रकृति क्षारीय होगी। तो यहाँ पर 8 दिया है और 8 क्या है, 7 से अधिक है तो उसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय होगी। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया है
कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आपको बता चुका था हमने, ये इसका वीडियो बन चुका है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया का वीडियो बन चुका है। आपको बताया था हमने कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है कि स्थानों की आपस में अदला बदली या फिर हटाना, है ना, एक दूसरे के परमाणुओं को हटाना। यानी एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ से, इस मान लीजिए कि यहाँ पर CH2 है, डबल बॉन्ड CH2 है, और यहाँ पर हम करा दिए Cl2 से क्रिया। तो हम मान लेते हैं यहाँ से कि ये जो क्लोरीन है, इसमें से एक क्लोरीन जाकर इसको हटा दिया, एक क्लोरीन जाकर ये दो में से एक क्लोरीन, इसमें से एक H को हटा दिया, तो बचेगा इसके पास कितना H, CH खाली बचेगा। 2 H है, दो में से एक क्लोरीन आकर इसको हटा दिया और वहाँ पर क्या बढ़ गया, अपने बढ़ गया, डबल बॉन्ड वैसे ही रहेगा, और यहाँ पर वैसे ही मान लीजिए है, ऐसे कुछ नहीं हुआ। तो एक क्लोरीन जाकर इसमें से 2 H में से एक H को हटा दिया तो बचा एक H, और उसका स्थान पर अपने बैठ गया। तो अभी भी आपके पास यहाँ पर 2 सेल में से एक सेल बचा होगा, और जो H यहाँ से हटा हुआ है ये मिलकर क्या बनाएगा, HCl। तो आप देख पा रहे हैं कि जब किस तत्व के परमाणुओं का अन्य परमाणु द्वारा विस्थापन किया जाता है, जब किस तत्व के परमाणुओं का अन्य परमाणु द्वारा विस्थापन किया जाता है तो उसको हम कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, एग्जाम्पल लगाइए। तो ये क्या है, एथिलीन है, पूछता है कि एथिलीन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया दीजिए चाहे विस्थापन अभिक्रिया दीजिए, तो हम इसको लिख सकते हैं। या पूछेगा आपसे कि मेथेन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया लिखिए, तो हम जो भी हल किए समीकरण मेथेन का Cl2 से, वो मेथेन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गया, यानी कि वे अभिक्रियाएं जिसमें किसी तत्व के परमाणु का दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापन किया जाता है उसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया चाहे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। समीकरण आपका एथिलीन का भी हो गया, मेथेन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी हो गई, दोनों कर सकते हैं हम लोग हैं, है ना, मेथेन का भी और एथिलीन का भी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पूछा गया निस्तापन किसे कहते हैं। निस्तापन हम लोग अभी पढ़े हैं। निस्तापन का मतलब होता है कि अयस्क को, सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, देखिए न आ रहा है, निस्तापन में न आ रहा है, न मतलब कि वायु नहीं रहेगा। ठीक है, वायु नहीं रहेगा, यानी कि वायु की अनुपस्थिति में। ठीक है, तो निस्तापन का मतलब होता है कि सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करने की क्रिया को निस्तापन कहते हैं। नेक्स्ट है, पूछा गया साबुन तथा अपमार्जक का निर्वहन बताना आप लोगों को है कि साबुन अपमार्जक क्या होता है, इसको आप लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।